हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल्स में क्या है 500 सब्सक्राइबर पूरी करने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ये जो चैनल है यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट 500 की परिवार बन गए हैं। ये सब आप लोगों की प्यार और आप लोगों की बदौलत ही हो पाए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे और ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में, जिससे क्या होगा जल्द से जल्द ये 1K कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों से मैं सुझाव मांगा था कि जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट चल रहा है इसमें से जिस प्रकार चल रहा है वैसे चले या थोड़ी सी व्याख्या कम पढ़ें या व्याख्या को पूरा पढ़ें। किस प्रकार की आप लोगों को वीडियो चाहिए वो मैंने पूछा था, तो वो आप क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, या तो व्याख्या जो है इसकी उसको पूरा पढ़ा करूं या तो कम बस सटीक पढ़ के चला जाऊं। और तब क्या होगा थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा और आप क्या कीजिएगा पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट किया कीजिए किस प्रकार से चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे या आपकी जिस प्रकार के सुझाव आएगा वैसी वीडियो बनाया करूँगा। और प्लीज़ अगर यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी लाइक शेयर कर दे। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं, ये जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री की टेस्ट सीरीज जो दृष्टि आईएएस की है और ये टेस्ट नंबर 5 है। इसकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 देख चुके हैं। आज हम 10 से आगे यानी कि 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 तक तो हम लोग देख चुके हैं, 11 नंबर आज, ठीक है। 11 नंबर ये रहा क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में। तो ये जो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या की बात करें हम तो व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। इसकी व्याख्या 11 नंबर, तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, अतः विकल्प सी सही है, देख सकते हैं। और ये क्या है, राज्य के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इस परियोजना को शुरू किया। तो किसने शुरू किया इस परियोजना को, भारत की हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने शुरू किया। इस संयंत्र को प्राकृतिक जलाशय में स्थापित किया गया है, जिससे मूल्यवान भूमि संसाधनों की बचत होती है और वाष्पीकरण को कम करके पानी का संरक्षण होता है। तो ये देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर देखिए, परितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न परितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। नहीं, पोषक तत्व वगैरह जो होता है वो क्या होता है 10% से कम का होता है। जो भूमि की संरचना होता है, भूमि संगठन, उसमें क्या होता है 50% की लागत होता है। इस प्रकार ये 1 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया, कथन 1 गलत हो गया। कथन 2 देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। नहीं, ये बहुत सारे मंत्रालय से मिलकर हुआ है, केवल ऐसे ही नहीं। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें थोड़ी से। तो ये रहा इसकी व्याख्या। एक स्वस्थ परितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सौंदर्यात्मक वस्तु एवं सेवाओं के विस्तृत परिसर का आधार है। परितंत्र प्रक्रिया में उत्पादों को परितंत्र सेवाओं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक स्वस्थ वन परितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध बनाना, सूखा एवं बाढ़ों को घटाना, पोषकों को सक्रिय करना, भूमि को उर्वरक बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण बनाने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना। ये देख सकते हैं किस प्रकार। अब यहाँ पे देखें थोड़ा, विभिन्न परितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना की है
उसके बाद देखिए, जबकि शेष सेवाएं जैसे पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदार होते हैं। इस प्रकार जो है कथन एक क्या हो गया हम लोग का गलत हो गया। आगे बढ़े हम, तो ये देख लेते हैं कथन दो के लिए। भारत में NCAVES परियोजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः कथन दो भी सही नहीं है, कथन दो भी गलत हो गया। तो देख लीजिए, इस परियोजना को क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा क्या कर रहा है, शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार क्या हो गया, दोनों जो है गलत हो गया। तो ये हम लोग का 12 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम, ये तो हम लोग व्याख्या देखें, ये 13 नंबर। चेन कुरिंजी की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय में पाया जाता है। नहीं, ये हिमालय में नहीं पाया जाता है, अगस्त्यमाला श्रेणी की एक भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। हाँ, गठिया के उपचार और रक्त संचालन से संबंधित समस्याओं में किया जाता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल और केवल बी सही हो गया। इसकी व्याख्या की बात करें हम, ये कितना 13 नंबर है। 13 नंबर की व्याख्या देखें। चीन कुरिंजी वैज्ञानिक नाम गलुटा ट्रेवनकोरिका, ठीक है, गलुटा ट्रेवनकोरिका इसका वैज्ञानिक नाम है। पश्चिमी घाट के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है जो एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, आगे हम देखें, ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी पुनर्योजी क्षमता में गिरावट आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी जनसंख्या में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है। तो ये बाकी आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। इस प्रजाति में कई औषधीय गुण है और इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। क्या हो गया, कथन 2 सही हो गया। इस प्रकार हम देखें यहाँ से केवल और केवल क्या हो गया, कथन तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। ठीक है, आगे हम देखें 14 नंबर। कनिकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिकीय प्रदूषण मतलब जो प्रदूषण होता है उसमें कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या है, कनिकीय प्रदूषण। जो कण के प्रदूषण छोटे छोटे, जैसे धूल कण हो गया। ठीक है, धुआं में जो कण होते हैं छोटे छोटे, उस कण से जो प्रदूषक होता है उसके संबंध में विचार करने बोल रहा है। कनिकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होता है। एरोसोल यानी कि ठोस के रूप में बोल रहा है। कनिकीय प्रदूषण जो होता है वो क्या है, केवल एरोसोल यानी कि ठोस के रूप में, धूल कण वगैरह ठोस के रूप में बोल रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है ठोस के रूप में होगा, जल द्रव रूप में भी हो सकता है छोटे छोटे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि केवल ठोस रूप में नहीं होगा। 10 माइक्रोन से बड़े कणिकाएं प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। देख लीजिए, 5 माइक्रोन से जो बड़े कण होते हैं वो क्या होता है, नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं 5 माइक्रोन से। और 0.10 माइक्रोन से छोटा क्या होता है, फेफड़ा में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये क्या है, 10 माइक्रोन है, यानी कि 5 माइक्रोन से बड़े हैं, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो इसका भी केवल और केवल बी। ठीक है, केवल कथन 2 सही है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें थोड़ी से। कणिकीय प्रदूषक वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण, देख लीजिए क्या है, सूक्ष्म ठोस कण या एरोसोल या द्रव्य बूंदे होते हैं। या तो ठोस होगा या तो द्रव्य बूंदे होंगे। ये वाहन उत्सर्जन, आग से निकलने वाले धुएं के कणों, धूल कणों और उद्योगों से निकलने वाले राख में मौजूद होते हैं। इस प्रकार कथन 1 जो है गलत हो गया। आगे देखें हम, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि लगभग 0.10 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अतः कथन 2 सही है। देख लीजिए क्या है, 5 माइक्रोन से बड़े कण जो प्रदूषक होगा नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, तो वहाँ पे 10 माइक्रोन है, इसलिए क्या होगा, 5 से बड़ा है, इसलिए ये सही हो गया। तो हम लोग 14 नंबर तक देख लें, आप देखते हैं 15 नंबर।
भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए पॉलिटी से आ गया, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में ही दिए जा सकती, उच्च न्यायालय में भी दिया जा सकता है, ठीक है। राज्य से कोई संबंधित हो गया तो उसको क्या है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दिया जा सकता है चुनौती, इसलिए ये गलत हो गया। यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो वह चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है। नहीं, स्वतः समीक्षा नहीं कर सकती, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, एक समीक्षा बोर्ड बनाया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, दो कथन दो भी गलत हो गया। इसकी तीसरा नंबर देखें, तीसरा कथन, या संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद की अयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। ये सही है, क्योंकि चुनाव के बाद क्या होता है, जो संसद का जो सदस्य होगा उसके चुनाव के बाद जो अयोग्यता होगा, जो अयोग्य होगा, जो मान होगा आयोग के लिए, उसके मामले में क्या है, सलाहकार सलाह दे सकता है। इसलिए ये कथन 300 हो गया, सही हो गया, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या की बात करें हम तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन था ये। भारत के संविधान ने भारत निर्वाचन आयोग के प्रत्येक राज्य के संसद, विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के संचालन हेतु पूरी प्रक्रिया का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो ये बात है मोटी मोटी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या होता है अलग अलग वो सब यहाँ पे है, पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, संविधान के तहत आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी होता है, अतः कथन 3 सही है। आयोग के निर्णयों को उपयुक्त याचिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। आगे देखें हम, एक बार मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग किसी भी परिणाम की स्वयं समीक्षा नहीं कर सकता। इसकी समीक्षा केवल एक चुनाव याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। देख लीजिए, इसका जो प्रक्रिया है केवल चुनाव याचिका के द्वारा किया जा सकता है, जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जा सकता है। तो ये देख लीजिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के संबंध में ऐसी याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्या किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। आगे हम लोग देखें, ये कितना है, 15 नंबर तक हो गया। अब हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर की बात करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो देख लीजिए ये क्या था, चर्चा में था, ठीक है, इसलिए यहाँ से आया है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट। किसने प्रकाशित किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF या जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL। सी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। डी नंबर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने क्या किया, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट की रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट नामक रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES द्वारा जारी की गई, अतः विकल्प डी सही है। तो ये बाकी जो है ये आप देख लीजिएगा, ये सारा व्याख्या, ठीक है। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17, तो 17 क्या है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास
का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है। तो देख लीजिए, भूभौगोलिक क्षेत्र की विभिन्न प्रजातियों के लिए जो विकास का प्रक्रम होता है वो क्या है, एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक, यानी कि एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में अन्य बिंदु तक जो प्रसारित होता है उसको क्या कहा जाता है। एक है अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण, चयनात्मक विकिरण, जैविक विकिरण या प्राकृतिक विकिरण। तो इसमें से सही आंसर है जो क्या आएगा, अनुकूली विकिरण। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो ये देख लीजिए, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गलापागो द्वीप गए थे जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक लाल छोटी चिड़िया ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलित हुए और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी पिंच बना दिया। तो ये देख लीजिए, इसकी जो विशेषता है, मतलब जो व्याख्या वो देखें हम, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। डार्विन की पिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो देख लीजिए क्या कहा जाता है इसको, अनुकूली विकिरण। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखें 18 नंबर। ठीक है, क्या देखें हम 18 नंबर अभी देखेंगे 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा हुआ है। डेनमार्क से घिरा हुआ, ठीक है, घिरा हुआ नहीं है। कौन सा घिरा हुआ नहीं है, कील की खाड़ी, रिंग कोबिंग फॉर्ज, कोगे की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। तो इसमें से जो ये तीनों है, कील की खाड़ी, रिंग कोबिंग फॉर्ज या कोगे की खाड़ी, ये तीनों क्या है, डेनमार्क से घिरा हुआ है। ठीक है, जल निकाय, डेनमार्क का जो जल निकाय उसे घिरा हुआ है। बोथनिया की खाड़ी घिरा हुआ नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक देश है या जूटलैंड प्रायद्वीप और उत्तरी सागर में 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। देख लीजिए कितना द्वीपों से, 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह दक्षिण में जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। धीमी ढाल वाली पहाड़ियों के साथ डेनमार्क का भूभाग ज़्यादातर समतल है। ठीक है, ये आप लोग, ये भी उसकी ये है व्याख्या, आप लोग देख लीजिएगा। और ये इसकी क्या है, यहाँ तो उतनी अच्छा से आप लोगों को दिख नहीं पाएगा। ये जो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क, और इससे ये क्या है, किस किस जल ये से घिरा हुआ है, इसका साइड में वो दिया हुआ है। तो ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ तो उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, PDF में अच्छी इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 18 किए, अब हम करेंगे कितना, 19 नंबर। तो ये रहा 19 नंबर हम लोग का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, वर्ष 2003 में CCI के साथ ही प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। नहीं, ये कब किया गया था, 2009 में किया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। CCI में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। सही है, ये क्या है, CCI में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और अन्य 2 या 2 से अधिक 6 तक हो सकते हैं। वर्तमान समय में 6 अन्य सदस्य हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, क्या एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। तो ये क्या है, वर्तमान समय में 6 है, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का, सही हो गया। नेक्स्ट देखें, CCI के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी सही है, चयन के लिए इसकी मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उसके द्वारा नामित, ठीक है, कोई व्यक्ति होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, मतलब नामित करते हैं चयन के लिए, वो होते हैं। तो ये भी सही है। इस प्रकार 2 और 3 इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C इसका सही हो गया। इसकी व्याख्या की बात करें तो
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। देख लीजिए 2002 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसमें जो है देख लीजिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की थी, ठीक है, लेकिन उसमें 2003 बोला, इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 और 6 से अनधिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में 6 अन्य सदस्य हैं। देख लीजिए, तो ये 3 कथन क्या हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम निर्देशित चेयरपर्सन के रूप में, अतः कथन 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए कथन 2 के बारे में, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की कार्य अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक इस रूप में पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, अतः कथन 2 सही है। तो 5 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले होगा तब तक के लिए। तो इस प्रकार जो क्या है, कथन 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखें 20 नंबर, एड्स से रिलेटेड है, देख सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है, वायरस क्या है, HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, अगर यदि व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित होगा तो एड्स ही होगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। एड्स के लिए एक नैदानिक परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेट आसे, ठीक है, ELISA है, तो ये सही है, ठीक है। क्या है, एड्स के लिए एक नैदानिक, एड्स को रोकने के लिए नैदानिक परीक्षण एंजाइम क्या है, लिंक्ड इम्यूनोसर्वेट आसे है, तो ये क्या है, ये हम लोग का सही हो गया। तो इस प्रकार अगर यदि हम देखें तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर, केवल और केवल 2, ठीक है। इसकी अगर यदि हम व्याख्या की बात करें तो चलिए व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, जो रेट्रोवायरस नामक वायरस के समूह का एक सदस्य है जिसे RNA जीनोम का एक आवरण होता है। यह आवश्यक नहीं कि HIV से संक्रमित व्यक्ति को अवश्य ही एड्स हो जाएगा, अतः कथन 1 सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एड्स के लिए एक नैदानिक परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेट असे है, अतः कथन 2 सही है। एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के साथ एड्स का उपचार केवल आंशिक रूप से प्रभावी है, वह केवल रोगी के जीवन को लंबा खींच सकता है, ठीक है। लेकिन तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 20 नंबर तक हो गया, 21, ठीक है, ये हम लोग का है 21 का देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रैगन फ्रूट यह मेक्सिको का स्थानीय फल है, एकदम सही है, मेक्सिको का स्थानीय फल है, ठीक है। और भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक मणिपुर नहीं मिजोरम है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, मिजोरम होना चाहिए था। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है, ये सही है, कम पानी पे, ठीक है, कम वर्षा वाले जगह पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार 1 और 3 जो कथन है इसका सही हो गया। तो ये हम लोग इसका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, सरकार ने ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके स्वस्थ लाभों को देखते हुए इसे विशेष फल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये क्या है, मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त है, जो कैलोरी में कम और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और सूखी भूमि पर भी इसकी खेती की जा सकती है, अतः कथन 3 सही है। इस समय इस फसल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे आगे है, ठीक है, क्या है, मिजोरम सबसे आगे है। मेक्सिको का स्थानीय फल है और आप मुख्य रूप से वियतनाम में उत्पादित होता है, अतः कथन 1 सही है, परंतु 2 सही नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम लोग 22 देखते हैं।
क्या है 22 देखेंगे हम। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में एफडीआई प्रवाह के शीर्ष देश के रूप में उभरा। नहीं, मॉरिशस नहीं था यहाँ पे, ये क्या था, दूसरा देश था, ये था हम लोग का क्या, कोलंबिया या कुछ था, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। तो ये एक नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर, वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। तो ये सही है, वित्त वर्ष जो है 2021-22 में सबसे अधिक कर्नाटक को एफडीआई प्राप्त हुआ। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है? नहीं, 100% की अनुमति नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लॉटरी व्यवसाय में 49% तक एफडीआई की अनुमति है? नहीं, ये भी नहीं। तो इस प्रकार हम लोग का इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ से देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर 27%, यूएसए 17.94%, मॉरिशस 15, नीदरलैंड 7.86 और स्विट्जरलैंड 7.31 भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के मामले में शीर्ष 5 देशों में उभरे। तो इस प्रकार सबसे जो अधिक है वो क्या है, सिंगापुर होना चाहिए था, इसलिए कथन एक हम लोग का गलत हो गया। अब यहाँ पे देखें, 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देख लीजिए कहाँ, कौन कौन क्षेत्र में है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एवं हार्डवेयर 24 और सेवा के क्षेत्र में क्या हो गया, 12। तो इस प्रकार ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य देख लीजिए, कर्नाटक 37.55%, महाराष्ट्र सेकंड में 26.26%, दिल्ली थर्ड में 13.93%, तमिलनाडु फोर्थ में 5.10 और हरियाणा फिफ्थ में 4.57%, ठीक है। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही हो गया, ठीक है। और ये बाकी ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है, ठीक है। पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्ध विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। नहीं, पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं, वो नष्ट तो होते हैं, लेकिन उसके कुछ जीव क्या होते हैं, बच जाते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। सही है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जनित क्रिया क्या है, का एक उदाहरण है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर केवल कथन 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो हम 23 नंबर था ना, तो ये देख लीजिए, मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बच रहा है एवं उसकी संख्या बढ़ती गई, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता। देख लीजिए, किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता, अतः कथन एक सही नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों के समय अवधि में प्रतिरोधक जीव कोशिका प्रकट होते हैं, यह एक मानव उद्भवी प्रक्रिया द्वारा विकास का एक उदाहरण है, अतः कथन 2 सही है। कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम देखें 24, ये व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके। ये देख लीजिए, हिस्ट्री से गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में आया। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। उन्होंने वर्ष 2021 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। देख लीजिए, अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है 1915 में हो गई थी। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1921 में कहाँ से ये करेंगे, ठीक है। इसलिए ये कथन नंबर मतलब 1 नंबर गलत हो गया। वह महादेवी गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से जुड़े थे, तो ये सही है, जुड़े थे, ठीक है। वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की, तो ये भी सही। इस प्रकार इसमें जो गलत हुआ वो क्या है, मतलब सही ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है,
गोपाल कृष्ण गोखले से संबंध नहीं है, क्योंकि ये 1915 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। और अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दें। और प्लीज़ इसको अच्छी प्रकार मतलब देखा कीजिएगा, पूरी वीडियो देखा कीजिए। और अब इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द वान के इस चैनल्स को पहुंचाने की कृपया करें। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।